स्टार्ट करते हैं। लिखे थे उसमें कि सिर्फ हैंड डाले थे। अच्छा ठीक। हाँ लिखेंगे पहले फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए हमने देखा था कि ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिखे हाइफन डाल के द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, the molar conductivity of strong electrolytes is found to vary with concentration, is found to vary, the molar conductivity of strong electrolytes is found to vary with concentration, is found to vary with concentration according to the equation, according to the equation, according to the equation लिखेंगे lambda mc is equals to lambda m naught minus a अंडर रूट में c, lambda mc is equals to lambda m naught minus a अंडर रूट में c। देखो जहां पे अंडर रूट c तो आपको पता है कंसंट्रेशन था, हमने अंडर रूट कंसंट्रेशन का वेरिएशन देखा था मोलार कंडक्टिविटी के साथ, ठीक है। लैम्डा एम हमें पता है क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी एट दैट कंसंट्रेशन, इसलिए सी ऊपर लिख दिए, समझ रहे हैं ना। और ये ऊपर जीरो वाला क्या है, क्या इनिशियल कुछ भी, मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट जीरो कंसंट्रेशन। हाँ तो लैम्डा एम नॉट क्या है, इट इज द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या एक और नाम क्या दिया था हमने, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आपको ग्राफ अभी मत बनाना ग्राफ, है ना, दोनों पहले लिख के फिर ग्राफ बनाएंगे। इसको मैं स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन बता रहा हूं, क्या है कि देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि हमारा ग्राफ ऐसा था ना, स्ट्रेट लाइन याद है, और ये वैल्यू जो को तो इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, तो ये वैल्यू क्या है, लैम्डा एम नॉट सी। देखो अगर मतलब y इज इक्वल्स टू एम एक्स होता बस, तो हम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती, बट क्योंकि प्लस सी है, देयर इज सम इंटरसेप्ट, इट इज नॉट y इज इक्वल्स टू mx, उसका ग्राफ ऐसा बनता। अगर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट ऑन द y एक्सिस, नॉट फ्रॉम द ओरिजिन। ये पता है स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए प्लस सी के कारण इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब ये फॉलिंग क्यों, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। मैंने ऐसा क्यों बनाया इसको, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप पॉजिटिव यानी कि राइजिंग ग्राफ बनेगा, और स्लोप नेगेटिव मतलब फॉलिंग ग्राफ बनेगा, समझ रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू, y आपका हो गया लैम्डा एम सी, जो कि अपन y एक्सिस में ले रहे हैं, एंड x है आपका अंडर रूट में c, जो कि x एक्सिस में ले रहे हैं। एंड इसका अगर मैं स्लोप पूछूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस a, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला जो इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन ना
सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कि मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन, उसकी मोलार कंडक्टिविटी का वेरिएशन अंडर रूट में कंसंट्रेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है जिसका स्लोप है -a, जिसका इंटरसेप्ट है लैम्डा m नॉट। तो y इज इक्वल्स टू y एक्सिस में क्या है देखो, लैम्डा mc, तो ये आ गया y। x एक्सिस में क्या है, अंडर रूट c, तो ये रहा x। इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है स्लोप, जो कि इस लाइन का स्लोप है ना। स्लोप क्या होता है आपका, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो अगर ये ऐसी लाइन होती ना तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता, क्योंकि ये फॉलिंग लाइन है इसलिए इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। और ये आपका इंटरसेप्ट है, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे m नेगेटिव है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, -a अंडर रूट c प्लस लैम्डा m नॉट। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, लिख लिया इक्वेशन। ठीक है, ओके, इक्वेशन के बाद नीचे लिखना वेयर a इज अ कांस्टेंट, where a is a constant from lambda m नॉट, ये जो है lambda m नॉट, ये तो कांस्टेंट हो गया। फिर lambda m नॉट, इसमें लिखेगा हाइफन डाल के, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड, इसी में कंटिन्यू करेंगे, ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। लिमिटिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, क्योंकि हमें पता है कि जब डाइल्यूशन करते हैं तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो डाइल्यूशन करके आप कितना तक डाइल्यूशन कर सकते हो, जहां तक कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, उसके बाद तो और कंसंट्रेशन नेगेटिव तो जाएगी नहीं। तो एट जीरो कंसंट्रेशन द वैल्यू इज मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, और उसी को अपन ने लैम्डा m नॉट नाम दिया है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट एनी कंसंट्रेशन वैल्यू को अपन लैम्डा mc बोलेंगे, एट जीरो कंसंट्रेशन या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा m नॉट बोलेंगे। क्लियर है? ठीक, द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड, इक्वेशन का नाम लिखना, द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड, above equation is called d by d e by e, d by स्पेस देखे हकल, HUCKEL, d by हकल ऑन सेगर, ONSAGER, d by हकल ऑन सेगर इक्वेशन, हकल DEBYE, डी बाय हकल ऑन सेगर। हकल अपन उसमें भी पढ़ते थे ना, हकल रूल एरोमेटिक वाले में, इट इज द रूल फॉर एरोमेटिसिटी, कि आपको पता करना है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो उसके लिए आप ये हकल रूल लगा के, उसके तीन पॉइंट्स थे कि द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनार, है ना, उसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, एंड इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नहीं याद आ रहा है कुछ, 11th में था नहीं, चलो कोई बात, ठीक, ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, does if lambda m का सिंबल है ना, lambda m, does if lambda m is plotted against under root c, does if lambda m is plotted against under root c, मतलब ये y हो गया और ये x हो गया, comma, a linear graph is obtained, a linear graph is obtained, a linear graph is obtained with slope
slope minus a, with slope minus a. ठीक है, एक लाइन नीचे और लिखना. The graph obtained for strong electrolyte, the graph obtained for strong electrolyte, the graph obtained for strong electrolyte shows that there is only a small increase in conductance with dilution, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है बट उतना नहीं हो रहा है ना. देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज. और वही जब आप बात करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो हम देखे थे ना कि इस टाइप का इंक्रीज हो रहा था, राइट. तो ड्रास्टिक इंक्रीज था इन द कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. उसका कारण था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो नंबर ऑफ आयंस जितने थे उतने ही रहेंगे. अगर आप पानी ऐड भी कर रहे हो तो बस उनका इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो रहा है, उसके कारण थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी उनकी बढ़ रही है. बट वीक में तो दोनों चीजें हो रही है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी कम हो रहा है प्लस नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं. तो इसलिए उनकी कंडक्टिविटी में ज्यादा इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में कम इंक्रीमेंट दिख रहा है ऑन डाइल्यूशन. ठीक है, चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लिख लो. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर दोनों का ग्राफ एक साथ बनाएंगे, है ना. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाइफन डाल के लिखेंगे. एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, dissociates to a as a weak electrolyte dissociates to a much lesser extent therefore its conductance is lower than that of a strong electrolyte. First up, the curve obtained for a weak electrolyte shows that the curve obtained for weak electrolyte shows that there is a very large increase in conductance. वहां लेस इंक्रीज था, यहां लार्ज इंक्रीज. There is a very large increase in conductance with dilution. This is because, full stop डाल के, this is because as the concentration of the weak electrolyte is reduced, this is because as the concentration of weak electrolyte is reduced, comma, more of it ionizes. Ionization बढ़ेगा, number of ions बढ़ेंगे. ठीक है, तो stop. However, it does not reach a limiting value.
वैल्यू, उसका रीजन भी था ना कि इसका कर्व था, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाना, फिर वो लिख लेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालेंगे, बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग इट। याद है एक्सटेंड किया था ना हमने। प्रैक्टिकली तो आप कंसंट्रेशन जीरो नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट तो है ना, तो आप डाइल्यूशन करोगे जरूर, उसका कंसंट्रेशन कम भी हो रहा है, पर प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकता। तो उसको हम थ्योरेटिकली पेपर में हम उसको पीछे एक्सटेंड करके देख सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, बट उसका तो कर्व था, ठीक है। तो उसको अपन इसके बाद लिखते हैं, पहले ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। तो वाई एक्सिस में रहेगा हमारा लैम्डा एम, एंड इन द एक्स एक्सिस इट विल बी अंडर रूट सी, ठीक है। दो ग्राफ बनेंगे, एक ग्राफ बनाना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, उसमें ज्यादा इंक्रीमेंट मत करवाना, है ना, इंक्रीज जरूर होगा जैसे जैसे आप पीछे जा रहे हो। हम कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, एट हाई कंसंट्रेशन, देखो इधर से ना, एट हाई कंसंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू ये है, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, डाइल्यूशन करना मतलब कंसंट्रेशन कम करना, तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऊपर लिखे ना KCl या NaCl, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, एनी स्ट्रॉन्ग बेस, या सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए CH3COOH। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कैसे आएगा, इससे आपको ग्राफ दे देगा, यहाँ पे ए और बी लिख देगा, पूछेगा बताओ ए क्या है बी क्या है, विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको ग्राफ याद रहना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन किसके लिए था एंड कर्व किसके लिए है, एंड दैट ऑन-सेगर इक्वेशन लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट पे सी। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी याद रहेगा ना, तो आप लोग लिख लोगे इक्वेशन, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो टच हो रहा है वैल्यू वो इंटरसेप्ट है, लैम्डा एम नॉट। y एक्सिस में क्या है, लैम्डा एम सी, x एक्सिस में क्या है, अंडर रूट सी। तो ये आपको टर्म्स तो पता है, बस माइनस ए तो याद रखना है, आप समझ गए ना। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी याद रहेगा, तो आप ऑटोमेटिकली वो ऑन सेगर इक्वेशन लिख लोगे। y की जगह आप क्या रखोगे, लैम्डा एम। लैम्डा एम सी नहीं भी लिखे तो लैम्डा एम भी वही चीज है, ठीक है। m की जगह आप क्या रखोगे, माइनस ए, और x की जगह क्या रखोगे, अंडर रूट में c, और c की जगह क्या रखोगे, लैम्डा एम नॉट। यही तो इक्वेशन है, बस उसको हमने सामने लिखा है, ये बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन अगर आपको लाइन का इक्वेशन पता है मैथ्स में जो पढ़ते हो आप लोग, तो ये लिख लोगे ऑन फिगर इक्वेशन। क्लियर है, बन गया ग्राफ, ओके। नीचे लिखेगा from the graph it is observed that from the graph it is observed that from the graph it is observed that आप लोगों ने वेटेज देखा है, इसका कितना वेटेज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का टोटल 23 मार्क्स का वेटेज है, उसमें 9 मार्क्स इसके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, और उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इससे और इसके बाद जो अपन एक लॉ पढ़ने वाले हैं। वो लॉ किसके लिए था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो एक्स्ट्रापोलेट करके लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाल पा रहे हैं, बट वीक का नहीं निकाल पाएंगे, बट उस लॉ की हेल्प से हम वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस में क्वेश्चन या फिर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ चलिए क्या लिखे, फ्रॉम द ग्राफ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द प्लॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, the plot for strong electrolyte is a straight line, is a straight line, is a straight line, and thus can be, and thus can be extrapolated, extrapolated, extrapolated यानी कि अपन उसको एक्सटेंड करने वाले हैं, extrapolated to zero concentration, extrapolated to zero concentration to get the value of, to get the value of क्या, to get the value of, हाँ, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं।
to get the value of molar conductivity at infinite dilution, या to get the value of limiting molar conductivity. Both are same thing. That is lambda m naught. That is lambda m naught. क्लियर है यहां तक? ओके, एक लाइन वीक के लिए लिखते हैं, फुल स्टॉप रखे. फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, for a weak electrolyte, lambda m increases steeply, steeply, steeply on dilution. Steeply मतलब स्लोप बहुत ज्यादा हो गया ना, steeply on dilution, and hence its extrapolation to zero, and hence its extrapolation to zero, and hence its extrapolation to zero concentration, is not possible. Its extrapolation to zero concentration is not possible. Therefore, we cannot determine the lambda m naught. We cannot determine the lambda m naught. ये वाला भाई लैम्डा कब से अपन लिख रहे हैं. Lambda m naught for weak electrolyte using the graph. Stop. Last line. This problem was solved by Kohlrausch. स्पेलिंग लिखेगा KOHLRAUSCH. Kohlrausch. The problem was solved by Kohlrausch, who put forward a law known as Kohlrausch law. Again वही spelling, apostrophe s लगा देना, Kohlrausch law, और अगला हेडिंग भी वही डाल देना, Kohlrausch law. ठीक है, डालिए हेडिंग. देखो ये लॉ क्या था. कोलरॉश ने बोला कि जो भी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की है, या वो स्ट्रॉन्ग हो या वो वीक हो. अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है, आयंस है. अल्टीमेटली कंडक्टिविटी तो आयंस के कारण ही हो रही है ना. हमने देखा ना, वीक में जितने ज्यादा आयंस क्रिएट हुए उनकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ गई. तो अल्टीमेटली द कंडक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ आयंस ओनली, कैटायंस एंड एनायंस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास NaCl है, तो इसके कौन कौन से कैटायन निकल रहे हैं और एनायन निकल रहे हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl लिख रहे हैं. तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोलार कंडक्टिविटी. तो उन्होंने बोला कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यही होगा, इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन. और इसके लिए उन्होंने लेटर यूज किया स्मॉल लैम्डा. कैपिटल लैम्डा इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट and small lambda is for ions which makes that electrolyte. तो एक हो गया आपका lambda नॉट पॉजिटिव के लिए, और दूसरा हो गया lambda नॉट नेगेटिव के लिए. इनकी वैल्यूज को ऐड करोगे तो यू विल गेट द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. पर ये हमें देखना है ना कि इनके कितने आयंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई भी करना है. जैसे फॉर एग्जांपल
अगर AlCl3 है, AlCl3 भी एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, तो इसके लिए लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे अपन? लैम्डा m नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट Al के लिए प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव का एंड Cl नेगेटिव का। ये कोलब्रुक लॉ है, मतलब उन्होंने स्प्लिट कर दिया। किसको स्प्लिट कर दिया? इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी को उनके आयनिक कंडक्टिविटी से स्प्लिट कर दिया। इनको आयनिक कंडक्टिविटी बोलेंगे। अगर आप इसको मोलार कंडक्टिविटी बोल रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन? आयनिक कंडक्टिविटी, क्योंकि वो आयंस, समझ रहे हैं ना? तो इसी लॉ की हेल्प से उन्होंने वीक का भी निकालने का ट्राई किया था। कैसे, वो अपन एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, वो एप्लीकेशन आ जाएगा। कोलब्रुक लॉ का एप्लीकेशन में अपन पढ़ेंगे कि कैसे उनके लॉ की हेल्प से जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे थे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, वो हम इनके लॉ की हेल्प से निकाल देंगे। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, नीचे लिखेगा द लॉ स्टेट्स दैट the law states that the law states that each ion makes a definite contribution, each ion makes a definite contribution, each ion makes a definite contribution to the total molar conductivity, to the total molar conductivity of an electrolyte. Each ion makes a definite contribution to the total molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution. At infinite dilution. ठीक है, और करके लिखना, एक और स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं, और the limiting molar conductivity, the limiting molar conductivity, the limiting molar conductivity of an electrolyte, the limiting molar conductivity या फिर molar conductivity at infinite dilution of an electrolyte is the sum of limiting ionic conductivities, limiting ionic conductivities of the cation and the anion each multiplied with the number of ions, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte, present in one formula unit of the electrolyte. समझ में आया जो लिखे हैं? हाँ, मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि क्लोराइड 3 आयन होंगे। अगर आप एक AlCl3 को आयनाइज कराओगे, यू विल गेट 1 एल्यूमिनियम आयन एंड 3 क्लोराइड आयंस। इसलिए हमने क्लोराइड आयन की आयनिक कंडक्टिविटी में 3 को मल्टीप्लाई किया है और इसकी आयनिक एल्यूमिनियम की आयनिक कंडक्टिविटी में 1 मल्टीप्लाई किया है। समझ रहे हैं क्या? तो द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of limiting ionic conductivities of cation and anion each multiplied with the number of ions present in one formula unit of that electrolyte. Clear है? In general लिखना नीचे, in general for electrolyte, in general for electrolyte
ए एक्स बी वाई, मान लीजिए ए एक्स बी वाई नाम का है एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए अपन स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका लिमिटिंग मोलार, ये आपका पहला वाला क्या टैन होगा, तो ए वाई प्लस के लिए अपन यहां पे एक्स मल्टीप्लाई कर दिए, सही है। देखो एक बार आप इसको ब्रेक करो ना, ए एक्स बी वाई जब आयनाइज होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव। देखो एक बार वो समझ में आया क्या लिखा है मैंने, ये जो इसके बगल में है नंबर उतने ही तो आयन है ये, और ये y कहां से आएगा, इसके ऊपर कैटायन का चार्ज था y प्लस, ये y प्लस इसके ऊपर जाएगा और x नेगेटिव इधर, समझ रहे हैं क्या, कोई एग्जांपल लेके बताएं, जैसे MgCl2, तो ये 2 कहां से आया होगा, Mg के ऊपर से, तो एक्चुअली वो Mg कौन सा आयन है, Mg2 प्लस आयन है वो, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, वो कहां से आया होगा, Cl नेगेटिव का 1 है वो, समझ रहे हैं, और जितना Mg के बगल में लिखा हुआ है उतना ही हम सामने मल्टीप्लाई करेंगे, और जो Cl के बगल में लिखा हुआ है वो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं क्या। तो मैंने इन जनरल ax by ले लिया, तो ये सही लिखा हुआ है, लैम्डा नॉट ऑफ ए वाई प्लस उसको x से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ बी एक्स नेगेटिव को हमने y से मल्टीप्लाई कर, यही कोलरॉश लॉ को अपन मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेड डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा एक एग्जांपल ले लो फिर उसके बाद बढ़ते आगे। Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख करके उसका लिखो, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला पता है कि नहीं, एल्यूमिनियम का होता है Al3 प्लस और सल्फेट होता है SO4 का 2 नेगेटिव, ये तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बनाना नहीं सीखे थे क्लास 9 में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 2 इधर आएगा और ये 3 इधर जाएगा ब्रैकेट के साथ, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या है नाम इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्लियर है, ये कहां से आया है ना, ये एल्यूमिनियम आयन है और ये सल्फेट आयन है, इनका क्रिस क्रॉस किया, क्रिस क्रॉस मतलब इसका जो चार्ज है वो इधर चला गया, इसका जो चार्ज है वो इधर चला गया, और फॉर्मूला बन गया ये। अब ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन, तो इसके लिए आपने लिखा लैम्डा एम नॉट, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट SO4 का 2 नेगेटिव, क्लियर है ये, पक्का। नेक्स्ट अब हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, applications of Colrosh law, applications of Colrosh law, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी at infinite dilution, calculation of molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte, for weak electrolyte, for weak electrolyte, यही तो अपन वहां लिखे थे ना लास्ट में कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय कोलरॉश, कौन सी प्रॉब्लम, हाँ ग्राफ के हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी या फिर मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, अब कोलरॉश लॉ की हेल्प से कैसे निकाल पाएंगे ध्यान देना, तो चलो यही ले ले CH3COOH है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मोलार कंडक्टिविटी ग्राफ से नहीं निकल पा रहा था,
ठीक है, तो चलो इसके लिए अपन पहले कोलरॉश लॉ लिखते हैं। क्या होता है इसका कोलरॉश लॉ? लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। हाँ है ना, होगा ऐसा? ओके, KCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, जैसे NaCl है, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके लिए कोलरॉश लॉ क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड लोगे तो भी आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो CH3COOK, जैसे CH3COO Na होता है, वैसे CH3COOK भी हो सकता है ना। उसको आप सोडियम एसिटेट बोलते हो, उसको पोटेशियम एसिटेट बोलोगे, है ना। ये भी सॉल्ट है। कब बनेगा? जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस लोगे और एसिटिक एसिड को एसिड लोगे, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट एंड वाटर, ये बनेगा। इसके लिए लिखें कोलरॉश लॉ, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू ठीक है। एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, HCl। ठीक है, HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव, सब में सामने 1 मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि सब सारे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उनमें सब एक एक आयन ही आने वाले हैं। आप इसको डिसोसिएट करोगे तो एक K पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, इसको करोगे तो एक एसिटेट आयन एक K पॉजिटिव, और इसको करोगे तो एक H पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। इसलिए आपको सबके सामने 1 दिख रहा है ना। अरे हाँ है ना, अभी Al2SO4 थ्राइस के तो सामने 2 और 3 लगाए थे ना, क्योंकि उनको जब डिसोसिएट करोगे उनका एक फॉर्मूला यूनिट में 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन निकल रहे थे, बट यहाँ तो एक एक आयन ही निकलने वाला है, एक कैटायन एक एनायन, तो इसलिए हमने सबके सामने 1 ही रखा हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू तो हमको ग्राफ से मिल जाएगी ना, क्योंकि ये तीनों तो ठहरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इनका ग्राफ कैसे बनने वाला है? स्ट्रेट लाइन, जिसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम तीनों की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब मुझे ये सब नोन है, ये सब क्या है? नोन है। ये वाला अननोन है ना, क्योंकि ग्राफ से नहीं निकल पाया था। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों के इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके ऊपर वाला इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली अगर इन दोनों का सम आ गया तो वही तो आपका इसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगा ना, आया ना। इसलिए मैंने ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं जिसमें ये दोनों आयंस हों, कॉमन आयंस। दिख रहा है, एक एसिटेट आयन है, एक H पॉजिटिव भी है, इन दोनों से अपन को मिल जाएगा। और जो नहीं चाहिए उसके लिए एक और इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। क्या नहीं चाहिए मुझे? K नहीं चाहिए और Cl नहीं चाहिए, तो उसके लिए एक और ले लिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। इस कैलकुलेशन को देख के थोड़ा बहुत कुछ थर्मोडायनेमिक्स का कैलकुलेशन याद आ रहा है आप लोग को? जब आप लोग एंथैल्पी का कैलकुलेशन करते थे तो वहां 2-3 इक्वेशंस होते थे, उनमें आप कुछ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे ताकि हमारा डिजायर्ड इक्वेशन आ सके, तो हम उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेते थे। राइट, यहां भी हमें वही करना है। हमारा डिजायर्ड इक्वेशन क्या है? ये, इन दोनों का सम आना चाहिए। तो इन दोनों के सम के लिए किस दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूं और किसको सब्ट्रैक्ट करूं? 2 और 3 को ऐड करेंगे, राइट, तभी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। और इन दोनों भी अभी ऐड हो रहे हैं, पर बाद में हम 1 से माइनस कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, जो आप राइट साइड के हाथ करोगे वही आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स के साथ भी करना है। और ये नंबर्स तो आपको पता रहेंगे, अरे ये तो वैल्यूज रहेंगी ना। इतना यूनिट क्या है? मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट। ऐसे मत करो यार, ये पहली क्लास में बैठा है, इसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? ये लोग क्लास बैठे कुछ आ नहीं रहा है लोगों को, जी सोचेगा ना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सोचेगा कि सोचेगा। हाँ हाँ, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अरे कैसे करो आप लोग? पूरा यूनिट तो मैं उस दिन बताया था आप लोग को। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम, कंडक्टिविटी का सॉरी रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, कंडक्टिविटी का यूनिट पर ओम, पर ओम पर मीटर, और पर ओम को ही हम सीमंस बोल रहे थे तो उसको सीमन पर मीटर लिखेंगे। फिर कंडक्टिविटी में ही तो अपन ने कंसंट्रेशन को डिवाइड करके मोलार कंडक्टिविटी निकाला था। क्या था फॉर्मूला मोलार कंडक्टिविटी का? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन वाज इन मोल पर लीटर, जिसको अपन ने लीटर से सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था, तो यूनिट क्या बन गई थी, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या फिर सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये तीनों की वैल्यूज हमें पता है फ्रॉम द ग्राफ। तो बस जो आपने इनके साथ किया इससे आपको ये मिल जाएगा, और इन तीनों को करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। समझे क्या, ये एप्लीकेशन है उसका। तो अभी तो इतना लिख लो, एक क्वेश्चन करते हैं अपन डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे ही लिख लो उसको, है ना। अभी क्वेश्चंस को नंबर दे देना, है ना, तभी ये लिखा हुआ है 2+3 - 1, तो ये मिल जाएगा हमें। अब सीधा एक क्वेश्चन करते तो आप इसके साथ नीचे क्वेश्चन ही कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। लिखे, लिखेगा क्वेश्चन, if the molar conductivity is at infinite dilution, if the बोलू, if the molar conductivity is at infinite dilution, तो आप सीधा ये भी लिख सकते थे, है ना, of NaCl, HCl and CH3COONA, CH3COONA तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। यहां पे मैंने के लिया था, यहां मैंने Na ले लिया। NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl भी स्ट्रॉन्ग है, और NaCl सॉरी NaOH और वीक एसिड, एसिडिक एसिड के साथ बनेगा सोडियम एसीटेट। जैसे यहाँ सोडियम ये पोटेशियम एसीटेट बन रहा था, वैसे वहां पे सोडियम एसीटेट बनेगा। ठीक है, आर, अच्छा इसके ब्रैकेट में ना वो भी लिखना, इसमें लिखा हुआ है NaAC, इसका मतलब क्या होता है देखो, Na मतलब सोडियम और AC मतलब एसीटेट, तो शॉर्ट फॉर्म में सोडियम एसीटेट को ऐसे लिखो। ठीक है, हाँ, आर इनकी वैल्यूज लिखो, आर 126.4, 126.4 ये किसकी है, NaCl की। पहला नाम अपने NaCl लिखा है ना, तो ये लैम्डा एम नॉट किसकी वैल्यू, NaCl की। कहां से निकली, ग्राफ से। हमने NaCl का एक्सपेरिमेंट किया, एक लाइन तक तो वो जा रहा था, उसके बाद थियोरेटिकली पेपर में एक्सट्रापोलेट करके उसको 0 तक मिला दिए, तो वैल्यू मिल गई 126.4, कॉमा 425.9, 425.9 ये है HCl की। ठीक है, एंड 91 ये है सोडियम एसीटेट की। सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तीनों का यूनिट सेम है, इसलिए तीनों में अलग अलग यूनिट नहीं लिखवाया हूं। ठीक है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, full stop. What will be that of, what will be that of HAC? What will be, what is HAC? हाँ बोलो ना, HAC क्या है, तो हाइड्रोजन एसिडेट बोलते हैं क्या उसको, एसिडिक एसिड बोलते हैं उसको। ऐसा तो ना कि इसको सोडियम एसिड बोल, सबको वैसे ही बोलोगे, इसका नाम तो एसिडिक एसिड है ना भाई। हाँ चलो निकालो, सेम वही क्वेश्चन है पूरा का पूरा, है ना। तीनों का ऐसे इक्वेशन लिखना और सीधा इक्वल टू डाल के वैल्यू लिख देना,
इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ अपना NaCl है के की जगह, और यहाँ पे भी CH3COONA है। ऐसी तीनों का इक्वेशन लिखो, वैल्यूज लो, सेम करना है ना, दो को ऐड करना है, एक को माइनस करना है। किन दोनों को ऐड करना है? किस किस का दिया है मैंने आपको? NaCl, HCl एंड CH3COONA। हाँ ठीक, इन दोनों को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आया क्या? 390.5 क्या है कि आपने 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4, यही तो करोगे ना? अरे समझ में आया कि नहीं? पीछे फैज, इधर आयुषी। तो मैं देखूंगा आपको तब बोलोगे। NaCl, HCl एंड CH3COONA, ये हमारे तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यूज दी हुई है। कितना दिया है इसका? 425, 425 है ना इसका, 0.9, इसका 1 और इसका 91, ठीक है। और इसको कॉलरॉस लॉस से स्प्लिट करूंगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इसको स्प्लिट करूंगा तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, राइट। हमें निकालना क्या है? लैम्डा m ऑफ CH3COOH, which will be the sum of CH3COO negative and H positive। ये चाहिए ना हमें? अरे निकालना यही है ना, ये क्लियर है कि नहीं? हमें निकालने क्या बोला है? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड, HAC, एसिडिक एसिड, which is the sum of ionic conductivity of acetate ion and ionic conductivity of hydrogen ion। तो इन तीनों इक्वेशन से ये दोनों को लेकर आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? ये इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे। उससे क्या होगा? ये दोनों ऐड होकर के ये मिल जाएगा हमें, और ये दोनों अभी ऐड है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। समझे क्या? तो फाइनली यही काम हमें इन नंबर्स के साथ भी करना है। जो काम हम इक्वेशन का सिर्फ राइट साइड थोड़ा ना सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, वही काम आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी करोगे। आप जब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिए तो आपको क्या मिल गया? ये क्लियर है ये अभी तक सबको? ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं, फिर ये माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो सिर्फ यही दोनों बचा ना। और सेम काम राइट साइड लेफ्ट साइड में करोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 425.9 प्लस 91 और माइनस 126.4, तो आपका आंसर आ जाएगा 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी क्लियर है इशिता? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखना। गिवन lambda naught for Ca2 positive is equals to 119 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, Mg2 पॉजिटिव की भी वैल्यू दी हुई है 106 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल,
क्लोराइड की दी हुई है 76.3 एंड सल्फेट का आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है 160. यूनिट्स आर सेम. ठीक है. कैलकुलेट लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 एंड MgSO4. बनेगा ये. सारे आयंस का आयनिक कंडक्टिविटी दिया है. लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालना है आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट का. कोलरॉस लॉ से स्प्लिट करो. कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा तो मल्टीप्लाई करो. आपके पास सारे आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी दी हुई है. बनेगा ये. जल्दी वैल्यू बताइए. कोलरॉस लॉ लिखो. आप लोगों को समझ में आ जाएगा. कैल्शियम क्लोराइड के लिए कोलरॉस लॉ कैसा होगा? लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा कैल्शियम आयन प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा Cl नेगेटिव आयंस. क्लियर है ना? अब ये दोनों तो दिया हुआ है. बस आपको क्लोराइड वाले में 2 मल्टीप्लाई करके कैल्शियम वाले के साथ ऐड करना है. समझे क्या? किसको समझ में नहीं आया? नीरज समझ रहा है. ठीक है. अपने लॉ लिखा ना कि अगर आपका AXBY नाम का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए आप लैम्डा एम नॉट क्या लिखोगे? लैम्डा उसका दोनों का आयनिक कंडक्टिविटी दिया रहेगा AY प्लस एक्स टाइम्स में एंड Y टाइम्स BX नेगेटिव लैम्डा. तो ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है. ये जो दिया है क्या दिया हुआ है? सबका स्मॉल लैम्डा दिया हुआ है आपको. तो आपको बस उनके आयनिक कंडक्टिविटीज को ऐड करना है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो कैल्शियम क्लोराइड का क्लियर है ये. आप इसको ब्रेक करोगे तो कैल्शियम आयन आपको एक मिलेगा Ca2 पॉजिटिव और क्लोराइड आयन कितने मिलने वाले हैं? 2. अरे बगल में 2 लिखा है ना. तो आप जब स्प्लिट करोगे तो 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे तो उनके कारण कंडक्टिविटी भी डबल होगी ना. तो इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है. MgSO4 का क्या होगा? MgSO4 जब स्प्लिट होगा तो एक एक ही आयन बनाता है. Mg2 पॉजिटिव एंड SO4 का 2 नेगेटिव. बस तो यहाँ पे सीधा ऐड करना है. यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना है. Mg वाले को और सल्फेट वाले को ऐड कर दो. 106 प्लस 160 266. सेकेंड वाले का आंसर 266 आएगा और फर्स्ट वाले का आंसर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको क्लोराइड में. दैट विल बी 271.6. यूनिट्स आर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. यूनिट सेम है. ठीक है. क्योंकि है तो दोनों मोलार कंडक्टिविटी इसलिए यूनिट सेम है. बस फर्क इतना है कि एक पूरे इलेक्ट्रोलाइट का है और बाकी आपकी ये सब क्या है? आयंस के. बस इन्हीं को ऐड करके तो इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है ना. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप आयंस को मिला के तो इलेक्ट्रोलाइट बनाए या यूं कह लो कि इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट होकर आयंस ही तो बन रहा है. तो अल्टीमेटली आयनिक कंडक्टिविटीज को ऐड करोगे तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मिल जाएगी. क्लियर है? यही कोलरॉस ने बोला था कि दे मेक सम कंट्रीब्यूशन, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. आयंस के कारण ही इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हो रही है. ठीक है. ये हुआ फर्स्ट एप्लीकेशन ना, डिटरमाइनिंग द कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर है? चलिए सेकंड एप्लीकेशन लिखना. सेकंड एप्लीकेशन calculation of the degree of dissociation. Calculation of the degree of dissociation. Calculation of the degree of, ये क्या होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा. याद है? देखो एक एग्जांपल समझना. मान लीजिए आपके पास क्या हो गया?
266 ना, क्या मल्टीप्लाई, अच्छा 4 मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों मल्टीप्लाई किया भाई 4? SO4 तो उसका वो है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, वो कोई उसका चार्ज थोड़ी ना है। SO4 2 नेगेटिव था, ये आपका एक ही आयन है भाई। आप MgSO4 को स्प्लिट करोगे ना, तो आपको एक Mg2 पॉजिटिव और एक SO4 2 नेगेटिव ही मिलेगा। जब यहाँ पे 1 1 ही है, तो आप लैम्डा में कुछ मल्टीप्लाई तो ना करोगे, सीधा Mg2 पॉजिटिव का लैम्डा को सल्फेट के लैम्डा से ऐड कर दो। 106 और कितना था 160, ऐड करने पर 266। ठीक है, ओके। देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या था कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें से 50 ही डिसोसिएट हुए, 50 तो अभी भी बचे हैं, तो आपका आयनाइजेशन कितना हुआ 50%। या 20 डिसोसिएट हुए हैं, 80 अभी भी बचे हैं, तो कैसे निकालते हैं इसको अपन? अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल टेकन। वो टेकन वाला हमेशा ज्यादा होगा, अगर वीक की बात कर रहा हूं मैं, टेकन वाला हमेशा ज्यादा होगा। तो आपने 100 लिए, मान लो 20 ही डिसोसिएट हुए, तो 20/100 इंटू 100, 20% डिसोसिएशन। या फ्रैक्शन में निकालोगे तो 0.2। ये हम सॉल्यूशन में भी निकालते थे ना, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे डिसोसिएट करवा रहे हैं, क्लियर है? तो ऊपर क्या आएगा आपका? ऊपर कम वाली क्वांटिटी आती है, जो कम हो रहा है, मतलब डिसोसिएट अगर पूरा हो गया तो 100% होगा। ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है वो तो कभी बड़ा नहीं हो सकता, या तो डिनोमिनेटर के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, राइट? यानी कि 100 लिया आपने तो 101 मॉलिक्यूल कैसे डिसोसिएट हो जाएंगे, समझ रहे? आप लिए ही 100 हो तो 101 कैसे हो जाएंगे डिसोसिएट? या तो 100 पूरे के पूरे होंगे अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो, लेकिन हमको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है ना पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में। तब उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, उसका आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? 100%, 1 फ्रैक्शन में 1 या 100%। अगर आप इंटू 100 कर रहे हो तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, अदरवाइज फ्रैक्शन में आएगा हमेशा लेस देन 1। तो जो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ना उनका भी 99.6 तक आता है, यानी कि 0.996 आता है, 100 किसी का नहीं होता। अगर अपन यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू को, तो इसको अपन क्या करने वाले हैं? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। अगेन नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, वो तो लिमिटिंग वैल्यू है ना, उससे ज्यादा तो मोलार कंडक्टिविटी हो नहीं सकती। और ऊपर वाली क्या है? किसी भी कंसंट्रेशन के लिए वो वैल्यू, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? अल्फा। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में अल्फा लिख लेना। in terms of molar conductivity at infinite dilution, या in terms of बस molar conductivity लिखो, in terms of molar conductivity, in terms of molar conductivity, alpha can be written as degree of dissociation, alpha can be written as, alpha can be written as, अल्फा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लेना, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू हो नहीं सकती, और जो ऊपर की वैल्यू है वो हमेशा उससे कम ही रहेगी एट एनी कंसंट्रेशन। एट जीरो कंसंट्रेशन वो बराबर हो जाएंगे 100% डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये एक और एप्लीकेशन हुआ कोलरॉस लॉ का। ये कोलरॉस लॉ से तो अपन ये डिटरमाइन कर रहे हैं ना, और उससे फिर अल्फा निकालेंगे, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली तो कॉलरॉस लॉ का ही एप्लीकेशन हुआ ये। ठीक है, एंड थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन लिखना, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट? ये इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे अपन, के, के ए फॉर एसिड, के बी फॉर बेस, के सी कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेते थे ना, आपको याद है कि नहीं? ये वाला ए प्लस बी
गिव C प्लस D, तो इसका Kc कैसे लिखते थे? ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, अगर इनका कुछ कोफिशिएंट है तो वो पावर में चला जाएगा, याद आ रहा है? थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर, इसी को तो बोलते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब वो अगर अपन डिसोसिएशन ऑफ एसिड का प्रोसेस है तो उसका नाम डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाता था, अगर वो सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस है तो उसको अपन सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट बोलते थे। Ks, Ka, Kb, Kw क्या था? क्या वाटर का आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Kw। ये सारे ही हमारे बेसिक तो यही था, यही हम बस प्रोसेस में अप्लाई करते थे तो नाम वो पड़ जाता था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेट से अपन एसिड लेते हैं CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन बना रहा हूं, क्योंकि ये कंप्लीटली कभी भी आयनाइज नहीं होगा, तो इसका प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा? रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम। इट विल नॉट रीच टू कंप्लीशन, इट विल अटेन इक्विलिब्रियम। तो क्या बने इसके? CH3COO नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन, राइट। अब देखो क्या कैलकुलेशन करते थे अपन, इसका अपन इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेते थे? C इनिशियल, याद करने की कोशिश करना ना, इस टाइप के न्यूमेरिकल हम बनाते थे 11th क्लास में, इसको C लेते थे, इनिशियल है तो अभी तक कुछ बना नहीं है, 0 0। ठीक है, अब पता तो है नहीं कि कितना डिसोसिएट होने वाला है, 100 लिया हूं, 5 डिसोसिएट होगा कि 10 डिसोसिएट होगा, तो अल्फा लेंगे अपन यहाँ पे, तो अल्फा बताएगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड। तो अल्फा क्या होता है? कितना डिसोसिएट हुआ, लेट से x हुआ होगा, पता तो है नहीं कितना हुआ है, तो x ले लेते हैं, और लिया कितना आपने? C, तो x का वैल्यू कितना आ गया? C अल्फा, यानी कि C अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं। अपन शुरू में यही माने थे ना कि लेट x मॉलिक्यूल्स बी डिसोसिएटेड, लेट x मॉलिक्यूल बी डिसोसिएटेड, तो x अपॉन C इज इक्वल्स टू अल्फा होगा। अभी तो अल्फा डिफाइन किया था ना, अल्फा क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन। टेकन कितना है? C, डिसोसिएट कितना हुआ? x, तो x की वैल्यू क्या हो गई? C अल्फा, समझे क्या? अब C अल्फा अगर ये डिसोसिएट हुआ है ये, तो बचा कितना? C माइनस C अल्फा, है ना। 100 में से 20 डिसोसिएट हुआ तो 80 बचेगा ना, तो C अल्फा डिसोसिएट हुआ तो बचा कितना? C माइनस, और ये बने कितने? क्योंकि एक तोड़ने से दोनों एक एक बनते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ऐसा हर बार ट्रू नहीं होगा, है ना, हमको इक्वेशन देखना पड़ेगा। अगर ये MgCl2 होता तो Mg एक बनता, Cl दो बनते, तो ये अगर C अल्फा तो ये 2C अल्फा बनता। एम आई क्लियर? बट यहां तो हमको दिख रहा है ना कि इसका एक मॉलिक्यूल तोड़ोगे तो दोनों एक एक ही बनेगा, तो इसका अगर C अल्फा मॉलिक्यूल टूटा है तो ये भी C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा बनेगा। अब इसका Ka लिख देते हैं, Kc लिख देते हैं, क्या हो जाएगा Kc इसका? C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, याद आ रहा है? C को एक नीचे कॉमन लेके ऊपर कैंसिल कर देंगे, तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, कैंसिल होकर के क्या मिला आपको? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अगर आपने ऊपर सेकंड एप्लीकेशन में अल्फा निकाल लिया है तो अब Kc भी निकल जाएगा, वही हमारा थर्ड एप्लीकेशन। तो नीचे लिख लो, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़े हैं ना, तो नीचे लिख लो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, for weak electrolyte Kc can be given by, Kc is given by, Kc is given by, सीधा फॉर्मूला लिख लो, और जिनको डाउट आ रहा है वो ये 3 स्टेप लिख लेना कहीं पे भी आजू बाजू में। फॉर्मूला तो हमारा यही है, क्या? Kc is equals to C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये डिराइव करने के लिए मैं ये लिखा हुआ ना, वरना आपकी बुक में नहीं लिखा होगा ये सब, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है ना कि आप 11th पढ़ के आए हो, ये तो आप पढ़े हो, ठीक है। तो ये कहां से आया है? तो ये यहां से आया है, ठीक है। फिर कई बार डाउट होगा, आप इतना तो लिख लोगे, फिर समझ में नहीं आएगा ये सी अल्फा कहां से आया था भाई, तो फिर ये वाला ब्रैकेट में लिख लेना कि हमने एक्स कहां से लाया था। तो एक्स को हमने माना था कि इतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू सी अल्फा था, सी हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था, तो एक्स का वैल्यू सी अल्फा आया, यहां से आया एक्स, तो बचा कितना? सी माइनस सी अल्फा। समझ आया क्या? फॉर्मूला तो ये है, ठीक। तो ये हमारे 3 एप्लीकेशन हो गए कोलरॉस लॉ के, 2 एप्लीकेशन के बेसिस में भी एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे वाले टॉपिक में बढ़ेंगे। वो कोलरॉस लॉ के क्वेश्चन दूंगा मैं, एक्सरसाइज से दूंगा निकाल के, है ना, ग्रुप में डालूंगा, करके आना है। कोई देखता नहीं है ना ग्रुप, हाँ देख लेना, है ना। चलो, थैंक यू।